गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की सीडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल की वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में पाठ 14 लोकगीत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस पाठ में जो लोकगीत होता है वो क्या होता है और उसका क्या प्रचलन था पहले और अब के समय में उसका क्या प्रचलन है। हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया था बच्चों, और देखा था कि किस किस जगह कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। इस पाठ को लिखा है बच्चों भगवत शरण उपाध्याय ने। किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय ने। भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय ने इसको लिखा है। बच्चों, हम लोगों को पेज नंबर 99 से हम लोगों को पढ़ना था। चलिए पढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ लिया था? पहले पढ़ लिया था कि वास्तविक में जो लोकगीत होता है वो देहाती या गांव में होता है ना। इनका संबंध देहात की जनता से सीधा सा जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि आम जनता अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जो विषय उठाता है और उसे अपने गायन में परिवर्तित कर देता है तो वो क्या बन जाता है? लोकगीत बन जाता है। ठीक है, जैसे चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहारी जिलों में गाए जाते हैं। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था बच्चों। अब हम लोग पेज नंबर 99 से पढ़ेंगे। लिखा है, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है। 30-40 वर्षों मतलब 30-40 वर्ष में विदेशिया एक गायक हैं, उनका प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। विदेशिया एक नाम है। गाने वालों का जो समूह होता है इसे देहात में गाते फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं। ये गाना है, विदेशिया से बढ़कर कोई दूसरा गाना ही फेमस नहीं है बिहार और उधर के साइड में। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बातें रहती हैं ना, प्रेमी प्रेमिकाएं का, रसिक प्रिया, इन सारी आदि चीज़ों का इसमें वर्णन किया जाता है ऐसे गानों में, विदेशिया के गानों में। ठीक है, जैसे परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जैसे परदेसी प्रेमी की या करुणा मतलब रोने का, जैसे कोई मिल के बिछड़ जाता है तो उससे जो दुख निकलता है, हमें दुख होता है तो वो हमारी किस में बदल जाती है? करुणा में बदल जाती है। ऐसे में विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर, एक ओर के दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं ना, ग्रुप बना के, जैसे डिबेट होता है तो वैसे ये गाने का एक गाना होता है कि एक तरफ का जो दल होता है वो पुरुष का होता है, दूसरी दल का स्त्रियों का होता है। वो क्या करते हैं? गाना गाते हैं। सामने वाला जो पक्ष होता है वो जवाब देता है गाने के माध्यम से। ठीक है, दिशाएं बुझा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दली गायन का हास हुआ है। हास मतलब कमी आई है उसमें ना। इस प्रकार के गानों में, काल मतलब समय, इस समय इधर इस समय जो चल रहा है इस प्रकार के गानों में जो कमी आई है, हास हुआ है। दली गायन का, जो दल बना के गाते थे, ग्रुप बना के, एक पक्ष इधर गाता है दूसरा पक्ष उधर गाता है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है ना। चंदेल के राजाओं के एक राजकवि हुआ करते थे जिन्हें जगनीक कहा जाता था। उनसे आल्हा खंड किसने लिखा है? जगनीक ने लिखा है। तो उन्हीं से ऐसे गाने माने जाते हैं जिनसे आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। जिसने आल्हा उदल राजा थे, उनकी वीरता का अपने महाकाव्य में उन्होंने क्या किया? बखान किया है, बड़ाई किया है। जैसे पहले के ज़माने में होता क्या था कि राजा के दरबार में एक उनके अपने कवि हुआ करते थे और वो कवि
सिर्फ राजा की प्रशंसा में लिखते थे, इसलिए क्योंकि वो उनके दरबार में रह रहे हैं और ऐसे राजा खुश होगा तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, उन्हें मुँह मांगी रकम देगा। तो चापलूसी एक तरीके से कह लीजिए। तो राजा के दरबार में रह के जो कवि अपनी रचना लिखते थे वो क्या कहलाते थे? राज कवि कहलाते थे ना, राज दरबारी राज कवि कहलाते थे। तो ऐसे ही जो चंदेल राजाओं के कवि हुआ करते थे उनका क्या नाम था? जगनीक था, राज कवि हुआ करते थे, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपनी महाकाव्य में बखान किया है। अब एक महाकाव्य लिखते हैं और आल्हा उदल राजा होते हैं, उन्हीं की बड़ाई वो उसमें करते हैं, ठीक है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिसे नट रस्सियों पर खेल कर गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। क्या बोल रहा है कि पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को लेकर दूसरी देहाती कवियों में भी समय समय पर गीतों में उतारा। ये जो गीत है इसमें समय समय पे हमेशा परिवर्तन होता रहा है और लोग अपने ढंग से भी गाते थे इसको। ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाया जाता है। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं। गाने वाले गांव गांव में ढोलक बजा के, आप लोगों ने गांव में देखा होगा बहुत सारे ऐसे गाने हैं जैसे लगता है कि नए, ये तो अभी मैंने सुना ही नहीं है ना टीवी में ना कैसेट में, लेकिन ये आपको डायरेक्ट किसी आदमी के माध्यम से सुनने को मिलता है। ढोलक वो लिए होते हैं गांव में, कुछ बेचना भी होता है तो बोल बोल के गा गा के बेचते हैं और ऐसे ही गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिसे नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा जो खेल करते हैं रास्ते में नट होते हैं जो रस्सी बांध के उस रस्सी पे चलते हैं। लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, बहुत छोटे कम उम्र की होती है। वो लोग अपना कर्तव्य दिखाते हैं और जिसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। लोग तमाशा खड़े होकर देखते हैं और उन्हें क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो वो रस्सियों पर खेल करते हुए भी ऐसे ही गीत गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक और इनके अपने बोल है। पदात्मक मतलब होता है पद यानी कविता। ये अधिकतर कविता जैसे होते हैं और इनके अपने बोल हैं, ठीक है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। स्त्रियों ने जो गीत गाए हैं उसकी संख्या अधिक है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी हैं, अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतर स्त्रियों से है। स्त्रियां लोकगीत या फिर ऐसे गीत जो अपने से रचना की होती है ना बना के अधिकतर स्त्रियां ही गाती। इसमें जो मर्द होता है वो कम भाग लेता है। मर्द की उतनी लोकप्रिय लोकगीत आपको देखने को नहीं मिली जितनी स्त्रियों ने की है, ठीक है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। भारत क्या है? सभी देशों से भिन्न है इस दृष्टि में, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के मटकोर जोनार के संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि के अवसरों के अलग अलग गीत है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ सोहर गाया जाता है ना, तरह तरह के गीत गाए जाते हैं। क्या ऐसे गीत हर जगह प्रचलित होते हैं? नहीं, हर जगह अलग अलग गीत प्रचलित होते हैं ना। कहीं आप ये सुनेंगे, पहले तो और ज़्यादा होता था, जब शादी विवाह होता था तो कम से कम 8-9 दिन पहले से ही गाना शुरू हो जाता था रात में। तो तरह तरह के जो गीत गाए जाते थे बना बना के, तो वो किसके माध्यम से गाए जाते थे? स्त्रियों के माध्यम से ना। शादी में अलग अलग रस्में होती हैं। जब वर नहाने जाता है या वर यानी दूल्हा नहाने जाता है तो अलग गीत होता है,
और बहुत तमाम प्रकार की गीतें हैं, आप गिन भी नहीं सकते हैं कितने गीतें हैं ऐसे। तो यही सारे गीत क्या होते हैं, लोकगीत ही होते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल यानी पुराने समय से वो गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। महाकवि कालिदास, अनेक महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ में ऐसे गीतों के बारे में लिखा है, बताया है कि ऐसी स्त्रियां जो लोकगीत गाती हैं, जैसे सोहर, बानी, सेहरा आदि, उनके अनंत गानों में से कुछ हैं ना। ढेर सारे गाने हैं जिसमें से आप ले लीजिए सोहर, बानी, सेहरा आदि, उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासे जो गीत होता है पुरुषों के साथ कौन गाता है, नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। जो स्त्री गाती है गाना, वो दल बांध के गाती है, ग्रुप में गाती है ना, दल बन जाता है और उसी में सब गाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। यद्यपि मतलब बल्कि, त्योहारों पर यद्यपि मतलब क्या होता है बच्चों, पहले लिख देते हैं। यद्यपि, यद्यपि मतलब होता है बल्कि ना, या जबकि, जबकि उनके गानों में कोई राग नहीं होता है। जो स्त्रियां गाती हैं ना, अनेक त्योहारों पे, शुभ अवसरों पे वो जो गाती हैं एक साथ दल बना के, उनमें कोई राग नहीं होता है। लेकिन जब कोई एक साथ गाता है ना, बहुत सारे ग्रुप दल मिला के जब एक साथ हम लोग गाना गाते हैं तो वो क्या लगता है, अच्छा लगता है हमें, वो भला लगता है। वही यहाँ बोल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी की आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन वो तेज गाता है और उसे गाना पूरा याद होता है। और शादियों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्त्री अकेले नहीं गाती है, कोई भी गाना होगा ना, गाते हैं तो सब ढोलक लेके और साथ में गाते हैं। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता ना, साथ में गाएंगे तो कभी कभी मेल नहीं होता है, कोई कुछ गा रहा है कोई कुछ गा रहा है, इधर उधर थोड़ा सा अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भरे लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सही बात है, हम लोगों ने देखा भी है कि गांव में क्या, शहरों में भी हम लोगों ने देखा है, गांव नगरों दोनों जगह लिखा हुआ है कि गायिकाएं भी होती हैं। अब तो ज़माना इतना तेज़ी से बदल रहा है कि गाना अब किसी को याद ही नहीं है, लोकगीत किसी को याद ही नहीं है, और शादियों में भी अनेक गीत जो गाए जाते हैं या भजन टाइप के जो गीत गाए जाते हैं किसी को याद नहीं होता। तो गाने वाले को लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं। वो गायिकाएँ होती हैं और उनको प्रैक्टिस होती है गाने की, उनका आवाज़ अच्छा होता है, गाने खूब याद हुए होते हैं उनको, तो उनको बुलाया जाता है गाने के लिए और उसके बदले उनको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो वही वो बोल रहे हैं कि गांव नगरों में गायिकाएं भी हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। ऋतु मतलब क्या होता है, मौसम। ऋतु मतलब मौसम। ऋतु मतलब क्या होता है बच्चों, मौसम। ठीक है, कई ऋतुओं, अनेक ऋतुओं आती हैं, जैसे बसंत का मौसम आ गया, ठीक है, पतझड़ आ गया, सावन का महीना आ गया। तो स्त्रियां उल्लसित होके, खुश होके दल बांध कर ना, सखियों का दल हो जाता है, ग्रुप बांध कर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है ना। होली के भी अलग गीत हैं, और कजरी जिस पे बड़े बड़े जलेबा मिलते हैं, उसकी अपनी ही चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पूरब की बोलियों में ना
क्या गाए जाते हैं? विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। विद्यापति का उपनाम क्या है? मैथिल कोकिल। विद्यापति हमारे हिंदी साहित्य के एक कवि हैं ना, जिनका नाम है विद्यापति। उनका उपनाम क्या है? मैथिल कोकिल। इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा में अपनी रचना लिखी है, ठीक है। और विद्यापति के जो गीत हैं उनको मैथिली भाषा में उन्होंने लिखा है, इसीलिए उनका क्या नाम है? उपनाम मैथिल कोकिल। विद्यापति का उपनाम मतलब बच्चों जैसे निक नेम हम लोग बोलते हैं ना, उपनाम मैथिल कोकिल है। मैथिल कोकिल है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी रचना मैथिली भाषा में की है और उनके गीत गाए जाते हैं, ठीक है। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात से राजस्थान से उड़ीसा आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। आप देख लीजिए कि विद्यापति एक प्रसिद्ध गायक और कवि हैं। ये वहाँ पे बोल रहा है कि लेकिन पूरे भारत की इसने बात कर दी। पूरे भारत में, भारत का ये पूर्व और ये पश्चिम, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, पूरी दिशाओं में इसने बोल दिया कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, राजस्थान से लेके पूरा गुजरात तक अपने अपने क्या हैं? विद्यापति हैं। हर जगह ऐसे ही लोग हैं जो अपने लोकगीत के माध्यम से प्रसिद्ध होते जा रहे हैं और अपने देश का और अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि विद्यापति तो एक हिंदी साहित्य के एक कवि हैं, वो तो प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन बोल रहा है पूरे देश में विद्यापति जैसे अनेक लोग हैं जो अपने गीत रचते हैं, ठीक है, जो अपने गीत रचते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो किसकी मदद से गाती हैं? ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने से के साथ नाच का भी पुट होता है। अधिकतर वो ऐसा गाती हैं जैसे लगता है कि वो भी नाच भी रही हैं, झूमती हैं। ऐसा वो बता रहा है कि स्त्रियों के गाने के बारे में बता रहा है कि अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा, गुजरात में जो दल बना के यानी ग्रुप बना के जो डांस हम लोग करते हैं, गुजरात का फेमस डांस क्या है? गरबा। आप लोग बच्चों अलग अलग देश, अलग अलग राज्य के डांस और नृत्य के बारे में पढ़ के आएंगे, मैं क्लास में पूछूंगी, ठीक है। तो गुजरात का नृत्य क्या है? गरबा। ये अकेले नहीं नाचा जाता, ये नृत्य अकेले नहीं किया जाता, ये दली होता है। दली मतलब इसमें ग्रुप बना के लोग नाचते हैं, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। विशेष घेरे में एक गोला बनाते हैं औरतें और घूम घूम कर क्या करती हैं? गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं, ठीक है, जो बाजे का काम करती वो बाजा भी उसमें बजाते जाती हैं। इसमें नाच गाना साथ चलते हैं, इसमें नाच और गाना दोनों साथ साथ चलता है। वस्तुतः यह नाच ही है तो ये डांस ही। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। सभी अलग अलग जगहों में, देश के अलग अलग राज्यों में, प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चुका है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल लोग गाते हैं, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर, औरतें विशेष तौर पर इसे गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत
संख्यक गाने प्रतीक हैं। वो इसलिए ये बोला जा रहा है कि जहाँ पे जीवन जहाँ इठला इठला के लहराता है, जहाँ के लोग इतने खुश होते हैं, मन के मौजी होते हैं, गांव के लोग, उन्हें ना उतना टेंशन, इतना प्रदूषण, इतना खुला वातावरण वहाँ होता है कि उनके मन में आते हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, खेत में काम करते हैं और अपने गीत गुनगुनाते रहते हैं और हर मनोरंजन को भरपूर जीते हैं, हर जीवन का हर एक दिन वो अच्छे से जीते हैं। वही बोल रहा है कि वहाँ वाला आनंद के स्रोतों की कमी है। हमारे गांव के शहरों की अपेक्षा देखिए गांव में सुविधाएं तो कम हैं, लेकिन जब उन बारी आती है इंजॉय करने की, आनंद उठाने की, तो वो लोग पीछे नहीं उठते हैं, क्योंकि उनके पास अनेक स्रोत हैं आनंद इंजॉय करने के। तो इस प्रकार बच्चों ये पाठ खत्म होता है। हम लोगों ने इसमें देखा कि लोकगीत किसे कहते हैं और किस किस जगह पे कौन कौन से लोकगीत प्रचलित हैं, और लोकगीत ज़्यादातर गांव या देहातों में ही गाया जाता है। अब धीरे 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 ये ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि अब की जनरेशन, अब की पीढ़ी इसमें ज़्यादा जिज्ञासु नहीं है, न इसको बोलने में, न लोकगीतों का निर्माण करने में, न गाने में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में बच्चों इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।